वो अपनी एक्सप्लेनेशन जारी रखती है। केवल रॉयल ब्लड वाले ही सेक्रेड आर्टिफैक्ट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसने पहले ही उसकी ओर से ऐसा कर दिया है। उसके प्राइमोर्डियल ब्लड के अब इससे बंधे होने के कारण वो स्टाफ की पूरी ताकत रखता है। मिनिस्टर थोड़ा कांपता है उस ताकत से अभिभूत होकर जो अब उसके हाथों में दौड़ रही है। उसे एहसास होता है कि आर्टिफैक्ट को सिर्फ पकड़ने से ही उसका माना ऑलमोस्ट कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ताकत जंगली, शुद्ध और समझ से परे लगती है। कोई भी साधारण जादू उसकी पकड़ में मौजूद चीज की बराबरी नहीं कर सकता। क्वीन फिर अपनी उंगली उठाती है, ठीक उसके सिर के ऊपर इशारा करते हुए। माना कि एक धारा उसकी उंगली से बहती है, उसके माथे को एक सील की तरह छूती है। वो उसे जाने के लिए कहती है। खून उसे रास्ता दिखाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो पलक झपकते ही चला जाता है। क्वीन फिर अपना ध्यान एल्फ हाई प्रीस्टेस की ओर मोड़ती है। वो जानना चाहती है कि मरीटा ने वास्तव में क्या खोजा है। वो सवाल करती है कि मरीटा उस कर्स्ड डॉटर को वापस लाने पर क्यों जोर दे रही है और ऐसे काम के लिए सेक्रेड प्राइमोर्डियल ब्लड का इस्तेमाल करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती है। मर्डा सिल्विया, एल्विन हाई प्रीस्टेस, शांत रहती है। वो डिवाइन ट्री की शाखा के सहारे आराम कर रही है। वो डिवाइन विल का हवाला देती है, क्वीन को भरोसा दिलाते हुए कि वक्त के साथ कारण स्पष्ट हो जाएगा। उसकी नज़र में लिलिथ शायद रॉयल कोर्ट के अस्तित्व को बनाए रखने की एकमात्र कुंजी हो सकती है। महल के बाहर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। लॉर्ड कार्ल, मिनिस्टर ऑफ सीक्रेट्स, अपने नाइट्स को क्वीन के डिक्री के बैनर्स के नीचे इकट्ठा करता है। वे तैयार खड़े हैं, कवच चमक रहे हैं, फॉर्मेशन सख्त है, निकलने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक सबॉर्डिनेट हॉल के ऊंचे दरवाजों से भागता हुआ आता है, जल्दबाजी से हाँफ रहा है। वो कार्ल को अर्जेंसी के साथ संबोधित करता है, ये घोषणा करते हुए कि सू यांग के लिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। सेनाएं केवल उसके शामिल होने के इशारे का इंतजार कर रही हैं। कार्ल बिना देर किए जवाब देता है। वो कहता है, ये पल पिछली नाकामियों को सुधारने का उनका एकमात्र मौका होगा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वो उन्हें ध्यान केंद्रित करके काम करने और मिशन पूरा होने तक वापस न लौटने का आदेश देता है। सबॉर्डिनेट गहरा झुकता है और पूरे संकल्प के साथ आदेश स्वीकार करता है। दूर डीमन रेल्म की अंधेरी नजरों में सू यांग अपने विशाल काले ड्रैगन के ऊपर बैठा है। हवा उसके चारों ओर गरज रही है, लेकिन वो स्थिर है। वो एल्फ किंगडम के भीतर हो रही घटनाओं को देख रहा है। अपनी मैजिकल विजन के जरिए हर शब्द, हर आदेश उस तक पहुंच रहा है। उसके खिलाफ जारी की गई मौत की सजा उसे केवल मनोरंजन देती है। वो कोई डर नहीं दिखाता। इसके बजाय वो इसे इस बात की पुष्टि के रूप में देखता है कि वे अब उसे एक असली खतरे के रूप में मान रहे हैं। और एक धीमी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। वो सोचता है कि एक डेमीगॉड को अस्तित्व से मिटाने के लिए कितने क्रिम्सन मून क्रिस्टल कोर्स की जरूरत होगी। विचार उसके दिमाग में तेजी से चल रहे हैं। कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ एल्व्स अचानक लिलिथ का जिक्र करते हैं। उनकी टाइमिंग अजीब है। वो सोचने लगता है कि क्या उन्होंने वास्तव में उसे ढूंढ लिया है या क्या वे किसी तरह की छिपी हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोज्ड होने का विचार उसके दिमाग में आता है। अगर एल्व्स उसकी छिपने की जगह का खुलासा कर देते हैं तो संतुलन टूट जाएगा, केओस फैल जाएगा और उसका एक हिस्सा ये भी सोचता है कि इसे सामने आते देखना मनोरंजक हो सकता है। उसकी यादों के पीछे से एक पुराना सवाल रेंगता हुआ आता है, क्या लोग उसे अबिस डीमंस के साथ काम करने के लिए गद्दार करार देंगे? उसकी मुस्कान में एक सिहरन उठती है, लेकिन वो परवाह किए बिना उस विचार को एक तरफ कर देता है। जीत ही सब कुछ है जो मायने रखती है। इतिहास केवल उन्हें याद रखता है जो जीतते हैं। एक बार जब वो लॉर्ड ऑफ ओरिजिनल साइन को हरा देता है तो सभी आरोप और अफवाहें गायब हो जाएंगी। वो जल्द ही डीमन टेम्पल पहुंचता है। ब्लैक ड्रैगन प्राचीन संरचना के पास उतरने से पहले नीचे चक्कर लगाता है। सू यांग एक विशाल डीमन स्टैचू के सामने खड़ा है। पत्थर की आकृति उसके ऊपर ठंडी और खामोश है। अचानक चमकते हुए अलर्ट्स उसके इंटरफेस में दिखाई देते हैं, एक के बाद एक जलते हुए। एक बड़ा माइलस्टोन दिखाई देता है। डीमन लॉर्ड का 5 स्टार 6 जॉब चेंज क्वेस्ट ट्रायल पूरा हो गया है। उसके हाथ में एक धड़कता हुआ बैंगनी क्रिस्टल खजाने की एक दुर्लभ बूंद की तरह चमकता है। सू यांग एक मुस्कान छोड़ता है। केवल 2 दिनों में चौथे से छठे टियर तक। उसे लगता है कि सिस्टम को उसे पहले ही बेस्ट ग्राइंडर के टाइटल से नवाज देना चाहिए। और नोटिफिकेशंस बिना रुके आ रहे हैं। बोनसेस, बफ्स और अचीवमेंट्स तेजी से ढेर हो रहे हैं। उसका पूरा शरीर चार्ज महसूस करता है। एनर्जी उसके अंदर ऐसे दौड़ रही है जैसे रगों में आग चल रही हो। पावर असली हो जाती है, लगभग जीवित। नंबर्स और ऊंचे होते जाते हैं और वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, ये महसूस करते हुए कि वो अब किंग ऑफ ग्लटनी बिएल्ज़ेबब के ऊपर पकड़ बना रहा है। फासला कम हो रहा है। वो आखिरकार एक बॉस लेवल मॉन्स्टर बन गया है। तभी कुछ बदलता है।
उसे महसूस होता है कि कोई देख रहा है। मुड़ने की कोई जरूरत नहीं। वह कूल और निश्चित है। वो सीधे लिविया को संबोधित करता है और पूछता है कि क्या वो उस पर जासूसी कर रही है। लिविया अकड़ जाती है, रंगे हाथों पकड़ी गई। वो कहती है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके विचार हिल गए हैं। सू यांग की ग्रोथ की रफ्तार अवास्तविक है। जो व्यक्ति अब उसके सामने खड़ा है वो एक अजनबी जैसा लगता है, उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग जिसे उसने बस एक दिन पहले देखा था। चुपचाप वो दूर हट जाती है, अनिश्चित है कि वो क्या बन रहा है। सू यांग लिविया को दूर जाते हुए देखता है। वो अपने हाथ अपनी जेब में रखता है और उसका एक्सप्रेशन कुछ भी जाहिर नहीं होने देता। हालांकि उसके विचार खामोशी में चलते हैं। यहां तक कि लॉर्ड ऑफ ओरिजिनल साइन भी उसकी ग्रोथ से बेचैन दिखाई देता है। उसके अंदर उठ रही ताकत का ये अजीब एहसास उसकी उम्मीद से बेहतर लगता है। वो मुड़ता है, आगे बढ़ने के लिए तैयार, बर्बाद करने के लिए और समय नहीं है। अगला चरण शुरू होता है। वह किंग ऑफ ओरिजिनल साइन के शरीर में बदल जाता है। फिर एक कमांडिंग टोन के साथ वो स्लॉथ से बंधे डीमन लेडी बिलियल को बुलाता है। एक पल बाद एक आकृति उसके सामने आकार लेती है। बिलियल उसके सामने प्रकट होती है, अजीब आधी औरत और आधा घोड़ा, एक ऐसा ऑरा बिखेरती हुई जो खतरे के साथ शान को मिलाता है। वो उसके सामने गहरा झुकती है, उसे अपने राजा के रूप में बधाई देती है और निर्देशों का इंतजार करती है। बिलियल स्लॉथ की लॉर्ड है और उसकी शक्ति अनोखी और भारी है। जब वो अपना डोमेन एक्टिवेट करती है तो सभी स्किल्स, इक्विपमेंट और आइटम्स अपना प्रभाव खो देते हैं। उसकी पहुंच के अंदर कुछ भी काम नहीं करता। इस क्षमता का नाम किंग्स ऑफरिंग ऑफ स्लॉथ है, जो उसे एक और भयानक उपहार देता है। हर बार जब वो किसी टारगेट को मारती है तो वो उनके रेजिस्टेंस का 2% छीन लेती है और इसे सुप्रीम किंग को अर्पित करती है। सू यांग अब डीमन किंग के शरीर में एक विचारशील नजर के साथ पीछे झुकता है। बिलियल उससे मेल खाती है जिसकी उसने 600th फ्लोर के पहले बॉस से उम्मीद की थी। उसकी ताकत हर कैटेगरी में डीमन ऑफ रात से भी बढ़कर है। बिलियल एक बार फिर एक सम्मानजनक बॉ में खुद को नीचे करती है। सू यांग फिर अपना आदेश देता है। वो घोषणा करता है कि वो चाहता है कि वो अपनी जान एक बलिदान के रूप में दे। वो उसे एक मौत जैसी नींद में डाल देगा जब तक कि उसे दोबारा बुलाया न जाए। बिलियल हिचकिचाती नहीं है। वो अपना हाथ धीरे से अपनी छाती पर रखती है और स्थिर विश्वास के साथ बोलती है। उसके लिए स्लॉथ सिर्फ आलस नहीं है, यह स्थिरता, स्थायित्व और शांति है। उसकी नज़र में मौत शांति का सबसे सही रूप है। वो बिना किसी विरोध के भाग्य को स्वीकार करती है, बिना रुके अपनी वफादारी की घोषणा करती है। वो और नीचे झुकती है और पूरी तरह से अपने राजा की मर्जी के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। सू यांग अपना हाथ उठाता है और एनर्जी की एक डार्क बीम उसकी उंगली से निकलती है जो सीधे बिलियल पर निशाना साधे हुए है। वो उसे बताता है कि उसकी वफादारी याद रखी जाएगी। अब उसे तब तक वॉइड में आराम करना है जब तक कि पुनर्जन्म का समय नहीं आ जाता। डार्क माना उसके चारों ओर इकट्ठा होता है, गाढ़ा और भारी। ये उसके रूप को परछाइयों के एक घूमते हुए बवंडर में खींच लेता है, खामोश और पूरा, और वो दुनिया से ओझल हो जाती है। सिस्टम स्क्रीन पर एक फ्लैश दिखाई देता है। उसने डेमीगॉड लेवल स्लॉथ लॉर्ड बिलियल को मार दिया है और 18.1 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। नंबर उसके इंटरफेस पर चमकता है और मैसेजेस बिना रुके आते हैं। उसका लेवल बढ़कर 198 हो गया है और उसे कई नई आइटम्स मिली हैं। हर एक दुर्लभ शक्ति के साथ चमक रही है। पहली एक छोटी आर्टिफैक्ट है जिसे लॉर्ड ऑफ स्लॉथ बिलियल्स डिमोनिक सोर्स कहा जाता है। ये आर्टिफैक्ट 600th फ्लोर पर डिमोनिक अबिस के कोरोसिव इफेक्ट्स के खिलाफ पूरी इम्यूनिटी प्रदान करता है, एक ऐसा बचाव जो शायद ही कोई कमा सके। दूसरा बिलियल्स अनचेंजिंग मैरो कहलाता है। ये कोर आइटम उसकी हेल्थ को 50 मिलियन तक बढ़ाता है और फिजिकल और मैजिकल रेजिस्टेंस दोनों को 50,000 तक बढ़ाता है। इसकी ताकत एक अकेले आदमी की तुलना में एक सेना के लिए अधिक उपयुक्त लगती है। तीसरी आइटम सिल्वर बॉडी ऑफ बिलियल है। इस दुर्लभ सामग्री का उपयोग गॉड टियर आर्मर बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन केवल समान रैंक के क्राफ्ट्समैन द्वारा। इसकी सतह लिक्विड मेटल की तरह झिलमिलाती है, ठंडी और अछूती। आखिरी इनाम एक स्क्रोल है जिस पर फॉरबिडन सिंबल्स बने हैं जिसे वॉल ऑफ इटर्निटी कहा जाता है। यह एक पूरे मिनट के लिए टोटल डैमेज इम्यूनिटी प्रदान करता है, लेकिन उस समय के दौरान उपयोग किए जाने वाले अन्य सभी स्किल्स को डिसेबल कर देता है। सुरक्षा के बदले खामोशी का सौदा जो केवल सबसे नाजुक पलों के लिए है। सू यांग चमकती स्क्रीन पर विवरण स्कैन करता है और उसके विचार जल्दी स्थिर हो जाते हैं। ये साधारण ड्रॉप्स नहीं थे। वो स्पष्ट रूप से समझता है कि ये आइटम्स कभी एक व्यक्ति के लिए नहीं थे। वे उन कुछ लोगों के लिए डिजाइन किए गए थे जो लॉर्ड ऑफ ओरिजिनल साइन के साथ लड़ाई में जीवित रह सकते थे। सुप्रीम किंग के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए एक पूरी रेड पार्टी तैयार करने के उपकरण।
अब वे सभी संवर्धन एक पूरे दस्ते के लिए बनाए गए प्रत्येक कोर बफ अकेले उसके द्वारा दावा किए गए हैं और इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। सिस्टम इंटरफेस पर एक नया संदेश चमकता है। उसे स्पेशल ड्रॉप मिल गया है। सु यांग पहले से ही जानता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। एक तीसरा साइन रिवर्सल डिवाइन आर्टिफैक्ट दिखाई दिया है। एक मुस्कान उसके होठों के कोने को ऊपर उठाती है। जैसे ही वो विवरण देखने के लिए झुकता है, वो समझता है कि आगे क्या होने वाला है। एक ग्लोबल अनाउंसमेंट जल्द ही आनी चाहिए। यह विचार उसके दिमाग में आता है कि कुछ प्लेयर्स इसके लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। उनकी मानसिक स्थिति दबाव में आसानी से टूट सकती है। सिस्टम इसकी पुष्टि करता है। स्पष्ट टेक्स्ट के साथ एक दुर्लभ विंडो खुलती है। आर्टिफैक्ट प्राप्त कर लिया गया है। सिन रिवर्सल, पनिशमेंट ऑफ स्लॉथ। ये अनूठी आइटम केवल स्लॉथ से जुड़े लॉर्ड ऑफ ओरिजिनल सिन डीमन बिलियल को हराने के बाद ही ड्रॉप होती है। यह साइन रिवर्सल सीरीज का है। डेडली सिंस को पलटने और राजाओं को मारने के लिए तैयार किया गया, जो अस्तित्व में केवल 7 में से एक है। हथियार अब उसके सामने तैर रहा है। एक लेवल रिक्वायरमेंट हाई डेमीगॉड टियर यूनिक है। आर्टिफैक्ट अब सीधे उसकी आत्मा से बंधा हुआ है। एक ऐसा इनाम जिसे केवल वही उपयोग कर सकता है। इसे ट्रेड, ड्रॉप या गिफ्ट नहीं किया जा सकता। कोई और इस पर दावा नहीं कर सकता। युद्ध में प्रभाव विनाशकारी होते हैं। ये दुश्मनों से स्टील करने के लिए एक अस्थायी 30% रेजिस्टेंस देता है और उनकी हेल्थ का 20% सोख लेता है। ये एबिलिटीज डिफेंस को वीकनेस में और स्ट्रेंथ को फ्यूल में बदल देती हैं। सिस्टम किल से मिली एडिशनल ट्रेट्स भी रिकॉर्ड करता है। पहली है डोमेन क्रिएशन। सु यांग अब एक स्लॉथ डोमेन समन कर सकता है, जो उस एरिया में आने वाले सभी आइटम्स, इक्विपमेंट और स्किल्स को तब तक नलिफाई कर देगा जब तक उसका माना बना रहता है। एक बार अंदर फंसने के बाद कोई स्ट्रैटेजी या वेपन काम नहीं कर सकता। दूसरी ट्रेट है वेपन पनिशमेंट ऑफ स्लॉथ की असली ताकत। ये उसे सुप्रीम किंग ऑफ ओरिजिनल साइन को टारगेट करने और उससे कोर स्लॉथ पावर को हटाने की अनुमति देता है। यह उसके सभी स्टैट्स का 10% छीन लेता है, जिससे एक गॉड लेवल बीइंग भी इसके प्रभाव में कमजोर हो जाता है। तीसरी ट्रेट है जजमेंट किंग स्लेयर। एक बार जब अंतिम वार लॉर्ड ऑफ ओरिजिनल साइन पर लगता है तो वेपन वॉइड में गायब हो जाता है, लेकिन कीमत एक इनाम के साथ आती है। सोलबाउंड यूजर तब साइन की पूरी अथॉरिटी को परमानेंटली इनहेरिट कर लेता है। इनाम का हर हिस्सा एक ही मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। राजा को मारो और पापों पर दावा करो। ताकत की सीमाओं को तोड़ो। और अब उनमें से 3 पहले से ही उसके कब्जे में हैं। सु यांग खुद को ख्यालों में खोया हुआ पाता है। एक ऐसे बैटलफील्ड की कल्पना करो जो डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट से टूटा हुआ है। जमीन झुलसी हुई है। आसमान धुएं और गॉड टियर वेपन्स का इस्तेमाल करने वाली डीमन फोर्स से भारी है। बीच में 7 चमकदार आर्टिफैक्ट्स उसके सामने तैरते हैं। हर एक बेकाबू ऊर्जा के साथ धड़क रहा है। वो उन पर ध्यान से नजर डालता है। भले ही हर डिजाइन यूनिक है, सातों की स्ट्रक्चर जुड़ी हुई लगती है, जिसका मकसद एक साझा उद्देश्य पूरा करना है। ये एक पावरफुल ग्रुप को एकजुट करने के लिए बनाए गए थे, ऐसे चैंपियंस जिनके डोमिनियंस एक क्रूसेडिंग फोर्स में अलाइंड हों। वह चुपचाप सोचता है, अगर कोई सातों को इकट्ठा कर ले तो सेना की कोई जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही ये विचार स्थिर होता है, एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। सातों उसके कंट्रोल में होने पर वो खुद ही सेना बन जाएगा। विजन फीका पड़ जाता है और वो काम पर वापस आता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपना अगला आदेश देता है। वो लूसिफर और लिविया को उनके असाइन मिशन पर रिपोर्ट करने के लिए बुलाता है। दोनों लगभग तुरंत उसके सामने प्रकट होती हैं, सिंक्रोनाइज्ड मोशन में एक घुटने पर बैठते हुए। उनका पोस्चर आज्ञाकारी है, उनकी प्रेजेंस शांत लेकिन दृढ़ है। सु यांग, जो अभी भी डीमन लॉर्ड के शरीर में है, समय बर्बाद नहीं करता। वो उन्हें क्रिम्सन मून क्रिस्टल कोर्स इकट्ठा करने के उनके काम की याद दिलाता है। वो रिपोर्ट मांगता है, लड़ाई की प्रोग्रेस, कोर्स की संख्या, वो मोमेंटम जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। लिविया पहले बोलती है। वो रिपोर्ट करती है कि डीमन टेम्पल ने 2310 क्रिम्सन मून क्रिस्टल कोर्स इकट्ठा किए हैं। हर एक लोगों द्वारा पूरी भक्ति के साथ ऑफर किया गया। वह आत्मविश्वास से भरी है, यह जानते हुए कि उसने अपना काम अच्छी तरह से पूरा किया है। सु यांग एक छोटी सिर हिलाकर मंजूरी देता है, जो स्पष्ट रूप से संतुष्ट है। वह शांत प्रशंसा के साथ उसकी कोशिश को स्वीकार करता है। वो थोड़ा और तनकर खड़ी होती है, हाथ अपनी छाती पर रखती है, ये घोषित करते हुए कि उसकी सेवा करना और उसका बोझ कम करना सर्वोच्च सम्मान है। उसकी शांत सतह के नीचे एक हल्की हंसी निकलती है। गर्व उसके कंपोज्ड चेहरे के ठीक नीचे चमक रहा है। लूसीफर इस पल को पकड़ लेती है और उसकी आंखें थोड़ी संकरी हो जाती हैं। वो जो साइलेंट ग्लांस देती है, उसमें एक साफ संदेश है। यह प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है।
बिना किसी और शब्द के उसके पंख नाटकीय शान के साथ खुलते हैं। वो भड़कते हुए हवा में ऊपर उठती है और फिर अपनी रिपोर्ट देती है। वो समझाती है कि उसके आदेश के तहत उसने उस हेरेटिक को खत्म कर दिया जिसने क्रिम्सन पोर्टल के जरिए कदम रखा था, और परिणाम स्वरूप वो 8000 क्रिम्सन मून क्रिस्टल कोर्स लाई है। दोनों हाथों से वो चमकता हुआ हॉल डीमन लॉर्ड को पेश करती है। लिविया को यकीन नहीं हो रहा। वो बस झिलमिलाती शक्ति के पहाड़ को घूर रही है। वह संख्या से हैरान है। वो अपनी सांस के नीचे गिनती फुसफुसाती है, अपना सदमा छिपाने में असमर्थ। सु यांग भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं छिपाता। उसके होठों पर एक मुस्कान दिखाई देती है जो सामान्य से अधिक गर्म है। वो लूसीफर को बताता है कि उसका परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है और उसने दिखाया है कि वो 7 चुने हुए सेवकों में से पहले होने के योग्य क्यों है। लूसीफर शान से नीचे उतरती है और एक आत्मविश्वास से भरी सांस उसके होठों से निकलती है, जैसे कोई रानी युद्ध से लौटी हो। उसके पीछे लिविया घूरती है, जबड़ा भिजता है, मुट्ठी में हाथ कसते हैं। ड्यूटी का भार बना रहता है, लेकिन वे डीमन लॉर्ड के पक्ष के लिए एक खुली प्रतिद्वंद्विता में हैं। सु यांग अपना हाथ उठाता है, दोनों की ओर इशारा करते हुए। वो उन्हें बताता है कि अब उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है जो उसने पहले किया था, और उन्हें पावर ऑफ ओरिजिन प्रदान करता है, एक ऐसा बल जो केवल योग्य लोगों के लिए है। उस पल में अंधेरा हिलता है। ऊर्जा उसकी उंगली से निकलती है, हवा में काली आग की तरह घूमती है जो दोनों को शक्ति में लपेट लेती है, डिमोनिक माइट के साथ धड़कती हुई। उपहार दिया गया है और बंधन सील कर दिया गया है। लूसीफर और लिविया के शरीर रिचुअल के प्रभावों से चमकते हैं। डिमोनिक एनर्जी उनकी त्वचा पर रेंगती है, उद्देश्य के साथ जलती है, उन्हें चुने हुए के रूप में चिन्हित करती है। उनकी होठों से बेदम आहें निकलती हैं। दोनों अब उनकी रगों में दौड़ रही शक्ति की लहर के नीचे कांप रहे हैं। लिविया स्थिर और कंपोज्ड कृतज्ञता के साथ बोलती है। वो अपनी कृपा के लिए राजा को धन्यवाद देती है। लूसीफर के अंदर गर्मी की एक लहर उठती है और उसके थॉट्स धुंधले होने लगते हैं। उसके अंदर कुछ हलचल होती है। वो और ज्यादा पावर, नजदीकी और कनेक्शन के लिए तड़प रही है। वो चाहती है कि वो पावर उसे फिर से भर दे, और वो ये बात खुद से छुपा नहीं पाती। उधर सु यांग ऑल्टर के चारों तरफ बिखरे हुए क्रिम्सन मून क्रिस्टल कोर्स को स्कैन करता है। डार्क एनर्जी उसकी उंगलियों पर नाच रही है जब वो नंबर्स कैलकुलेट करता है। टोटल 13100 कोर्स। वो क्रिम्सन स्वॉर्ड एबिलिटी की ट्रू पावर को एनालाइज करता है। उसके दिमाग में बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। हर नंबर एक नया पोटेंशियल दिखा रहा है। वो मानता है कि ये रिजल्ट्स उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं। एल्विन किंगडम को मिटाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये ख्याल ही उसे एक अलग तरह की खुशी देता है। एक मुस्कुराहट के साथ वो अपनी हथेली में एनर्जी इकट्ठा करता है और डार्क माना का एक डेंस ऑर्ब बनाता है। ये ऑर्ब उसके हाथ में तेजी से घूम रहा है। वो याद करता है कि पिछली बार लूसीफर ने ऑर्ब डिलीवर किया था। इस बार वो लिविया को बुलाता है सर्व करने के लिए। वो उसे कहता है कि ये ऑर्ब उसके प्रॉक्सी तक पहुंचा दे। लिविया बड़े काम तरीके से उसे एक्सेप्ट करती है और बो करती है। दोनों जाने ही वाले होते हैं कि तभी सु यांग लूसीफर को रुकने के लिए कहता है। लूसीफर चलते चलते रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। सु यांग स्कारलेट विदरिंग के खिलाफ हुई लड़ाई में लगी उसकी चोट का जिक्र करता है। वो कहता है कि वो खुद उसके इंस्पेक्ट करेगा। लूसीफर अपना सिर झुका लेती है और धीरे से हाँ कहती है। जब वो आगे बढ़ती है तो उसके गालों पर हल्का सा ब्लश आ जाता है। सु यांग की नजरों का भारीपन उसे महसूस हो रहा है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। पीछे खड़ी लिविया रुक जाती है। उसकी सांस अटक जाती है और वो अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। ये नजारा देखकर उसके शांत दिखने वाले चेहरे के पीछे एक तूफान उठने लगता है। लूसीफर डीमन किंग के आगे घुटनों पर बैठ जाती है। उसका एक हाथ अपने सीने पर है और सिर पूरी तरह झुका हुआ है। सु यांग बिना कुछ बोले अपने थ्रोन से उठता है और लूसीफर की तरफ चलता है। लूसीफर की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। वो समझ नहीं पाती कि किंग खुद अपने थ्रोन से नीचे क्यों आ रहे हैं। जवाब मिलने में देर नहीं लगती। सु यांग कहता है कि वो उस गिफ्ट को देखना चाहता है जिसने लॉर्ड ऑफ एरोगेंस को भी डरा दिया था। अब वो डीमन किंग के रूप में उसके सामने खड़ा है और अपना हाथ धीरे से उसके सिर पर रखता है। लूसीफर चौंक कर पूछने की कोशिश करती है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही सु यांग अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर उसे चुप करा देता है। कमांड साफ है, हिलना मत जब तक ऑर्डर ना मिले। लूसीफर अपना सिर झुका लेती है और तुरंत मान जाती है। अचानक वहां का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। एक भारी और इंटेंस एनर्जी बनने लगती है, जैसे आसमान फटने वाला हो। लूसीफर के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगती है। सु यांग शांति से सब देख रहा है। उसके हिसाब से सब वैसा ही हो रहा है जैसा उसने सोचा था। स्कारलेट विदरिंग स्ट्रांग होती जा रही है और उसके साथ इंस्टेबिलिटी भी आ रही है। लूसीफर भी अब स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अगर वो होल्ड करती है तो शायद वो उसे दबा पाए।
एक झटके में सु यांग उस रेड एनर्जी के तूफान में हाथ डालता है और उसे पकड़ लेता है जैसे वो कुछ भी ना हो। वो केओटिक फोर्स बिना किसी रेजिस्टेंस के उसके कब्जे में आ जाती है। लूसीफर का शरीर कांपने लगता है, उसे जलने जैसा महसूस होता है और वो करप्टेड एनर्जी आग की तरह उसके अंदर दौड़ रही है। फिर वो रेड लाइट टूटकर ग्लोइंग क्रिम्सन क्रिस्टल्स में बदल जाती है और बारिश की तरह नीचे गिरने लगती है। लूसीफर सांस लेने के लिए हाँफ रही है। उसे ये नामुमकिन लगता है, पर उसे रियलाइज होने लगता है कि क्या हो रहा है। डीमन किंग ने करप्शन के रॉ केओस को प्योर रेड मून क्रिस्टल्स में बदल दिया है। सु यांग जमीन से एक क्रिस्टल उठाता है और शांति से कहता है कि अगर कभी फिर से करप्शन ने उसे छुआ तो उसे सफर करने की जरूरत नहीं है, वो खुद उसे क्लींस कर देगा। बिना जवाब का इंतजार किए वो वापस अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। लूसीफर वहीं बैठी रहती है, अभी भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो धीरे से हाँ कहती है। उसकी आवाज में डर और रिस्पेक्ट दोनों है, पर अंदर ही अंदर उसके इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि कोई एक ही वक्त पर इतना डरावना और इतना जेंटल कैसे हो सकता है। उसका दिल कहता है कि इन्हें सर्व करने से बड़ा कोई पर्पज नहीं है। अपने डार्क थ्रोन पर बैठकर सु यांग ग्रेट डीमनिक स्वॉर्ड को समन करता है। ब्लेड डार्क एनर्जी से पल्स कर रही है। वो सोचता है कि अब करीब 13,000 रेड मून कोर्स उसके कंट्रोल में हैं। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। अब वक्त आ गया है इस स्वॉर्ड का ट्रू पोटेंशियल टेस्ट करने का। मीनवाइल इबिस से कहीं दूर होली सिटी के हार्ट में एल्विन डेलीगेशन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सिटी गेट से अंदर आती है। भीड़ उन्हें रास्ता देने के लिए हट जाती है। सबकी नजरें उनकी फ्लॉलेस अपीयरेंस पर टिकी हैं। सबसे आगे एल्विन किंगडम का सेकंड प्रिंस एंडल सी चल रहा है। उसका लेवल 250 है और उसे डिवाइन गार्डियन नाइट का 7th टियर टाइटल मिला हुआ है। वो बिल्कुल किसी लेजेंड की तरह लग रहा है। उसके रोब्स एकदम परफेक्ट हैं और आर्मर शीशे की तरह चमक रहा है। आम लोग तो बस उसे देखते ही रह जाते हैं। भीड़ में हलचल और नाराजगी फैलने लगती है। धीमी आवाज में लोग शिकायत कर रहे हैं। कार्ल लॉरेंस वापस आ गया है और इस बार एल्विन रॉयल्टी के साथ। कानाफूसी और भी तेज हो जाती है। लोग कहते हैं कि ये एक और बिगड़ा हुआ नोबल है, एक आउटसाइडर जो अपनी पावर दिखा रहा है। तभी भीड़ से निकलकर तोकुगावा आगे आता है। उसका हर जेस्चर पॉलिश किया हुआ है और चेहरे पर एक डिप्लोमेटिक स्माइल है। वो बड़ी एलिगेंस के साथ कार्ल और प्रिंस एंडल का स्वागत करता है, जैसे वो कोई ऑनर्ड गेस्ट हों। प्रिंस एंडल थोड़ा मुड़ता है और धीरे से कार्ल से पूछता है कि ये आदमी कौन है। कार्ल बिना देर किए बताता है कि ये तोकुगावा है, साकुरा नेशन का रूलर। तोकुगावा फिर से बो करता है और कहता है कि साकुरा नेशन किसी भी कमांड के लिए तैयार है। प्रिंस हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि उन्हें वो प्रॉमिस याद है जो मिनिस्टर ने किया था। बाहर से पोलाइट दिखते हुए भी तोकुगावा अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन से लड़ रहा है। वो सोचता है कि कैसे लांसिया ने हर मोड़ पर साकुरा नेशन का विरोध किया है। उसे लगता है कि फर्स्ट रैंक होने की वजह से लांसिया वाले एरोगेंट हो गए हैं। वो खुद से कहता है कि जिस पल लॉर्ड कार्ल उसका लेवल बढ़ाएंगे सब कुछ बदल जाएगा और वो हर इंसल्ट का बदला डबल करके लेगा। वहीं पास में तंग जान खड़ा है और वो तोकुगावा को गुस्से से घूर रहा है। तोकुगावा उसकी नजरों से घबराकर प्रिंस के पास खिसक जाता है, किसी डरे हुए जानवर की तरह। कार्ल ये देख के हल्का सा मुस्कुराता है। उसे ये पैथेटिक लगता है, पर शायद काम का भी। प्रिंस एंडल अपना घोड़ा आगे बढ़ाता है और सीधा तंग जान के पास जाता है। वो पूछता है कि क्या वही तंग जान है। तंग जान अपनी पीठ घुमा लेता है और कोल्ड टोन में पूछता है कि उसे क्या चाहिए। प्रिंस बिना किसी परवाह के डिमांड करता है कि तंग जान इन लांसिया डॉग्स को समिट से हटा दे। माहौल एकदम शांत हो जाता है। सभी अर्थ हीरोज चुप हो जाते हैं। अनडाइंग वॉर डोमिनियन का वाइस गिल्ड लीडर लिन सैनचोंग गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि उसने क्या कहा। कार्ल तुरंत रिएक्ट करता है। वो अपना स्टाफ उठाता है और एक पावरफुल माना ब्लास्ट लिन की तरफ फेंकता है। कार्ल उसे वॉर्म कहता है और मानता है कि एक ह्यूमन का प्रिंस के खिलाफ आवाज उठाना पाप है। लिन मुश्किल से वो हमला डॉज करता है। उस पल उसे समझ आ जाता है कि कार्ल लॉरेंस मॉन्स्ट्रसली स्ट्रांग है। तंग जान आगे आता है और सिचुएशन को संभालता है। वो लिन को पीछे हटने को कहता है। फिर वो कार्ल से पूछता है कि एल्विन किंगडम का क्या प्लान है। कार्ल तंग जान की तरफ देखता भी नहीं है और कहता है कि अलायंस के लिए उन्होंने प्रिंस को भेजा है। वो कहता है कि प्यूरिज की मौत और प्रिंसेस लियोलिथ की अबडक्शन की वजह से प्रिंस एंडल लांसिया के किसी भी आदमी को देखकर दुखी होंगे। इमोशनल हार्म से बचने के लिए वो चाहते हैं कि लांसिया रिप्रेजेंटेटिव समिट से चले जाएं। प्रिंस एंडल कहता है कि ये बदला नहीं बल्कि मर्सी है। कार्ल पूरी तरह से प्रिंस को सपोर्ट करता है। तंग जान समझ जाता है कि ये सब बस एक बहाना है। इनका असली टारगेट सु यांग है जो अभी लेवल 4 पर पहुंचा है। कार्ल क्लियर कर देता है कि जब तक लांसिया वाले नहीं जाएंगे वो समिट ज्वाइन नहीं करेंगे और ना ही होली टेम्पल में एंटर करेंगे। होली टेम्पल के अंदर हाई प्रीस्टेस लिन को हील करती है।
कार्ल ये देख रहा होता है कि तभी उस पर एक होली एनर्जी गिरने लगती है। कार्ल मुश्किल से उसे अपने स्टाफ से रोकता है। प्रीस्टेस उसे वार्न करती है। कार्ल माफी मांगता है पर अंदर से डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये जगह बहुत पावरफुल है। कार्ल वहां से जाते हुए धमकी देता है कि अगर मामला जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो हार्टब्रोकन प्रिंस अलायंस साइन नहीं करेंगे। कुछ वक्त बाद अंदर कॉन्फ्रेंस टेबल पर सब सीरियस बैठे हैं। हाई प्रीस्टेस पूछती है कि तंगजान का क्या ख्याल है। तंगजान कहता है कि ये सब सुयांग की वजह से है। एल्व्स उससे डरते हैं। प्रीस्टेस कहती है कि उसकी अपनी थ्योरी है सुयांग के बारे में। वो बोलने ही वाली होती है कि अचानक पूरे शहर में एक लाउड साउंड गूंजता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि रिवर्स इन सीरीज का थर्ड आर्टिफैक्ट मिल गया है। तंगजान शॉक में खड़ा हो जाता है। प्रीस्टेस धीरे से कहती है कि उसे पता था। वो मानती है कि ये सुयांग का काम है। तंगजान हैरानी से सोचता है कि सुयांग ने इस बार क्या कर दिया है।